न्यूजीलैंड जिसने दौरा मंसूख किया है उसके कोई सैकड़ों जो प्रोफेसर हैं सीनियर लोग, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को लिख दिया लेटर कि हम अपनी जो एकेडमीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी जो रिसर्च करने की आज़ादी है उस पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड से ये चीज़ जनरेट हुई। उनकी यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन ने किस तरीके से थ्रेट वहां पे किया, अमेरिका में किया। Why are we not able to propagate this proper at our platform? अब जब 15 अगस्त को सारी खिचड़ी पकी तो हमारा मीडिया कहाँ गया हुआ था? अब मैं जरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो क्या भंग पी के सोया हुआ था? इंस्टेड के एट द 11th आवर आपको आपकी बीवी को एक ईमेल आ रही है कि तुम्हारे खावन को मार देंगे, जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है, या किसी और को मार देंगे। दिस इज गोइंग टू क्रिएट पैनिक। उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने ये ऑन किया कि इंडिया का जो अपना हिंदुत्व है वो आईटी के जरिए से हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर असरअंदाज हो रहा है। जैसे आरएसएस इंडिया में वैसे एक आरएसएस अमेरिका में भी, बस उसका नाम क्या गया, अमेरिकन लिखा गया है। दुनिया में बेशुमार मामलात ऐसे होते हैं कि जहां पे हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश बैठा होता है, इस तरह जैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े वाकयात होते हैं। हमें अपनी लोकल सियासत से निकलने का मौका ही नहीं मिलता। Let's discuss the very recent and most important events happening around the world in our close proximity और हमें पता चले कि क्या हो रहा है। न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। अभी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ताने बाने जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं। मेरे साथ हैं सोहेब मरूफ साहब और उनसे बात करते हैं। सोहेब भाई, ये ताने बाने जो इंडिया से मिलते हैं और हमें ये पता चला कि वहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस थे वहाँ से ईमेल जनरेट हुई और फिर लोगों तक पहुँची, किस हद तक आप ये समझते हैं कि ये इंडियन लॉबी का कारनामा है कि उन्होंने जो पंच और फॉर दैट मैटर द एक्स दे रिसीव्ड ऑन देयर फेस इन अफगानिस्तान, अपनी शर्मिंदगी को काउंटर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये जाल बिछाया है? बहुत शुक्रिया सर आपका। एक तो ये कि इंडिया, हमें ये बिल्कुल जान लेना चाहिए कि इंडिया आईटी इंडस्ट्री में हमसे बहुत आगे है और वो अपनी आईटी को एक जंगी बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहा है दूसरे ममालिक को कुचलने के लिए, उन पे हमले कराने के लिए। ये एक्चुअली एक वॉर है, आईटी की वॉर। जैसे अमेरिका ने कहा कि 9/11 पे जो 2 प्लेन आए वो बम थे और उन्होंने हमारे टावर को उड़ाया और ये हमारे ऊपर हमला है, उसी तरह इंडिया जो है वो रोज़ाना ही अपने आईटी के सिस्टम्स के जरिए हम पे हमला कर रहा है और ये बात अमेरिका भी मानता है। आपने जो भी बात की इसमें सर ये है कि देखें, इंडिया ने एक फ़ेक अकाउंट्स वहाँ पे जनरेट किया, जिन डिवाइसेस से हुआ वो भी इंडिया में यूज़ हुई और 15 उसी डिवाइसेस से मज़ीद आगे हुए और वो भी सारे इंडियंस हैं और इंडियन फिल्मों के नामों पे वहाँ पे चीज़ें बनाई गई। अच्छा, वीपीएन उसमें उन्होंने के ज़रिए उन्होंने मेल को जनरेट कराया इटली से और हुई, असल में उसका जो घर है वो इंडिया खुद है, क्योंकि इंडिया अपने आईटी के ज़रिए से क्रिमिनल सोच का एक बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि इंडिया इसमें क्रिमिनॉलिटी के हवाले से बहुत आगे चला गया है और किसी को भी वो नीचा दिखाने के लिए करता है। अभी मैं आपको मिसाल दूंगा जो हमारे यहाँ लोगों ने नहीं देखी। वो मिसाल है कि एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, रटगर्स यूनिवर्सिटी की, उनका नाम है टूरिश्के, आदरे टूरिश्के। अच्छा, वो है, उन्होंने ये इंडिया पे रिसर्च की अपना 17th, 18th और 16th सेंचुरी के जो 2-3 साल थे उन पे मुसलमानों के। वो इस नतीजे पे पहुंची कि मुसलमानों का पीरियड यहाँ पे आज़ादी, हिंदुओं की आज़ादी और मंदिरों के हिसाब से सबसे बेहतर था और उसमें उन्होंने जहांगीर शहनशाह का भी नाम लिया। अब इंडिया को तो आग लगनी थी ना, जैसे अभी लग गई और 3 टीमें आ रही थी तो उसने एक फ़ेक अकाउंट बनाया, उसके खिलाफ भी फ़ेक अकाउंट शुरू हो गए। अब सर ये हुआ कि इन्होंने उसको, उसके बच्चों को मारने की, उसके खुद कत्ल करने की धमकियाँ दी। उसने फिर वहाँ पर कोई तकरीबन 53 यूनिवर्सिटीज़ को के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन मीन्स के अपने हम उनसे डिस्कशन किया। अच्छा, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने ये ऑन किया कि इंडिया का जो आईटी अपना हिंदुत्व है वो आईटी के ज़रिए से हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर असरअंदाज हो रहा है। तहकीक पे, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जो स्टडी हम करा रहे हैं स्टूडेंट्स से, और वो टॉपिक स्टडी होने नहीं देता और टॉपिक को आने नहीं देता। और ये जो तुरुष्के साहिबा हैं, ये वो कहते हैं मैं लेक्चर नहीं दे सकती जब तक मेरे साथ आर्म सिक्योरिटी ना हो, यानी हम कह सकते हैं फौजी। वैसे तो आम मतलब अमेरिका में गैर मुसल्लह सिपाही भी फेरे होते हैं ना, मतलब जब तक बंदूक बरदार सिपाही साथ नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते, वरना मेरी या उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है स्टूडेंट्स की। अब सर ये है कि जब उन्होंने एक सेमिनार अनाउंस किया 2 रोज़ा 10 सितंबर से 12 सितंबर तक, इन्होंने 53 यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स की मदद से, तो इन्होंने उन पर हमला कर दिया।
जैसे पाकिस्तान पे भी आईटी वॉर डिक्लेयर किया ना, इसी तरह की आईटी वॉर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ डिक्लेयर हो गई, जिसमें पेंसिल्वेनिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्रिंसटन, टोरंटो, इस तरह की मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी थी, बर्कले यूनिवर्सिटी, फलाना ढिंगाना ये वो। अच्छा, अब सर उसके बाद ये वाक़े जब इन्होंने उनको कोई तकरीबन 2-3 दिनों में 13 लाख 1.3 मिलियन ईमेल्स गई, जिसमें कहा गया कि आप यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट को इनको टर्मिनेट कर दिया, तो बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा, फिर ये गया कि हम आपको मार देंगे, मतलब उसमें बहुत सी ऐसी भी थी ईमेल जिसमें हम आपको मार देंगे। अच्छा, जब ये एक अमेरिकन इंटेलिजेंसिया के ख़िलाफ़ ये चीज़ जनरेट हुई, तो आप तो जानते हैं फिर अमेरिकन के साथ तो खड़ा होता है ना सबसे पहले। तो 954 यूनिवर्सिटीज़ और जो उनकी बड़ी अकेडमीज़ हैं वो खड़ी हो गई साथ, और उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें था एमरजेंसी प्रेस रिलीज़ के, हम इसको हंगामी तौर पर ले रहे हैं कि एकेडमी की जो आज़ादी है और उसकी जो सोचने की सलाहियत है, हम उस पर पैरे नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे किसी चीज़ के हों। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करके अपनी कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हो गए। अच्छा, जैसे आरएसएस इंडिया में वैसे एक आरएसएस अमेरिका में भी, बस उसका नाम क्या गया अमेरिकन लिखा गया है। जैसी एक हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी यहाँ पे, वैसी एक हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, वो उसका भी काम एक ही दोनों का। हिंदुओं ने सर स्ट्रैटेजी ये अपनाई कि उन्होंने कहा जब हमारे 60s में गए लोग, बच्चे गए, तो उनका काम था पैसे कमाना, डॉक्टर इंजीनियर। अब उन्होंने कहा कि हमने पैसे तो कमा लिए, अब हमारा काम है कि हमने सिस्टम पे कब्ज़ा करना है। ये उनके हैं प्लान्स, उनके हैं, और ये आदरे भी मानती है, ग्लोबल उसमें पेश भी हुए कि अब जो जनरेशन आई उसका मिशन था कि हमने कब्ज़ा करना है। और सर इनका खौफ इस कदर था कि अमेरिका में इवन ब्रीफिंग दी गई यूएस कांग्रेसमैन को, और ये ब्रीफिंग खुफिया रखी गई, अगस्त में हुई 8 के उसको पाकिस्तान के मुताबिक, और ये खुफिया रखी गई कि कहीं हिंदू तो उसको ना चढ़ाई कर दे अमेरिकन कांग्रेसमैनों पे कि जी तुमने क्या हमारे खिलाफ। अच्छा, जब ये अमेरिका में हुआ तो इसके बाद एक पेन ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी, जैसे हमारे यहाँ ना एकेडमी ऑफ लेटर्स, इस तरह की उनकी भी है कोई गैर सरकारी NGO बड़ी, उसने भी इमरजेंसी प्रेस रिलीज जारी किया कि हम स्टैंड करते हैं। उधर न्यूजीलैंड जिसने दौरा मनसूख किया है, उसके कोई सैकड़ों जो प्रोफेसर हैं सीनियर लोग, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को लिख दिया लेटर कि हम अपनी जो एकेडमीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी जो रिसर्च करने की आज़ादी है उस पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड से ये चीज़ जनरेट हुई। अच्छा, हमारे यहाँ मीडिया, चूँकि मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है उसकी तो तवज्जो होती है कि जी पॉलिटिकल पे कि हमारी दाल कहाँ बिकेगी, तो कोई दाल में थोड़ी सी मुर्गी डाल के बेच लेते हैं वो। उनके ख्याल में जो आपने शुरू में बात की थी कि इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं ध्यान गया, इन चीज़ों की तरफ देखें। ये खिचड़ियाँ तो 8 अगस्त से पक रही है, 15 अगस्त को तो खिचड़ी बड़ी तैयार हो गई थी, जो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। अब जब 15 अगस्त को सारी खिचड़ी पकी तो हमारा मीडिया कहाँ गया हुआ था? अब मैं ज़रा लफ्ज़ से इस्तेमाल करें तो क्या भंग पी के सोया हुआ था। लेकिन हमारे मीडिया की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये उस वक्त उसकी नज़रों में आती हैं जब मुल्कों को बहुत ह्यूज लॉस हो चुका होता है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, ये 15 सितंबर की जो बात हम कर रहे हैं कि ये सारा जो इवेंट हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम एक डिजिटल वॉरफेयर है और जो इंडिया उसमें बहुत आगे है। इन एडवांस जब आप लोगों को अलर्ट करेंगे कि ये सैबोटेज करने की इस तरह की बेशुमार काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंसिया को टारगेट किया अमेरिका में और यूरोप में, इसी तरह हमारे इमेज को टार्निश करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और कर भी सकती हैं। जब इन एडवांस आप लोगों को अलर्ट करते हैं, बताते हैं कि इस तरह की स्टूपिड किस्म की हरकत जो है इनसे तवक्को की जा सकती है, तो लोग शायद दे विल बी प्रिपेयर्ड। इंस्टेड के एट द 11th आवर आपको आपकी बीवी को एक ईमेल आ रही है कि तुम्हारे खावन को मार देंगे, जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है, या किसी और को मार देंगे। दिस इज गोइंग टू क्रिएट पैनिक। लेकिन जब आपने पहले उसको स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है, लोगों को आपने अलर्ट किया हुआ है, इनके खिलाफ एक कैंपेन जो है बाकायदा लॉबिंग की हुई है कि भाई ये करतूत इनके हैं, ये करते आ रहे हैं, इन्होंने अमेरिका में ये किया, इन्होंने न्यूजीलैंड में ये किया। अब न्यूजीलैंड को ये बताने वाला तो कोई नहीं, आप ये बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम तो यहां से चली गई, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज को इंडियन ने किस तरीके से थ्रेट वहां पे किया, अमेरिका में किया। व्हाई आर वी नॉट एबल टू प्रोपोगेट दिस प्रॉपर एट आवर प्लेटफॉर्म? देखिए, हमने अपने रिसर्चर, हमारे जो चैनल्स अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, खासतौर पर बड़े चैनल जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया के भी अब्बा जी कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। और बिज़नेस तो ये है ना कि जो चीनी 50 रुपए की वो आप 110 में बेच दो, तो दिस इज़ ऑल बिज़नेस। ये तो मतलब बिज़नेस के अलावा कुछ है नहीं। तो हमारा ये है कि कौन सा चना ज़्यादा बिक रहा है। अब हम जो बेच रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में फलाने ने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, हम बयानात पे चल रहे हैं। हमारा सारा जर्नलिज्म जो है वो सब बयानात के गेंद घूम रहा है, उसने इसने।
इसके अलावा कुछ निकलता नहीं है और कुछ साबित भी नहीं होता। देखिए पानामा स्कैंडल्स में एक मिसाल दूंगा कि पानामा स्कैंडल्स का क्रेडिट लिया एक ग्रुप ने कि मैं जंग ग्रुप हूँ, मैंने क्रेडिट ले लिया, और उमर चीमा साहब कहीं से नामात भी लेके आ गए कि मैंने एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की तो उनको बड़ा प्राइज़ मिल गया, लेकिन यही पानामा साबित नहीं हुआ। जब इसी पानामा के सर पे नैब खड़ा हो गया तो नैब बेइज्जत हो गया कोर्ट्स में जाके, तो आप किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हो? तो हमारा जो जर्नलिज्म है ना वो वक्ती दाल बेचता है, सती और है, हो जाता बहुत सुपरफिशियल है, सती है, और शायद मुल्क के मफादात से मोहब्बत नहीं, अपने पैसों से मोहब्बत है। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि इंडिया के अंदर जिस तरह आरएसएस है उसके पैरेलल एक और ऑर्गेनाइजेशन है, और इस पूरे अरसे में हम भूल गए कि वहां पे क्या हो रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन में नरेंद्र गिरी उसके जो बड़े लीडर हैं, जो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे साधुओं की ऑर्गेनाइजेशन है, उसे खुदकशी कर ली सर, मार लिया उसने अपने आप को। हमारे यहाँ पे किसी ने जिक्र नहीं किया। हमारा कोई मौलवी इस तरह होता तो पता नहीं वहाँ पे क्या डंडोरा पिटा होता। क्या हुआ सर, उसने क्या किया? पाकिस्तानी मीडिया पे रोने को दिल करता है। देखिए सर बात यह है कि इंडिया में एक बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे बहुत से, जिसको हम कहते हैं ना बाजू काम कर रहे हैं, आर्म्स। एक है आरएसएस, उसके नीचे है भारतीय जनता पार्टी जो उसका पॉलिटिकल आर्म्स है। अगर आरएसएस मोदी को कह देगी भाई तुमने बेटा ये नहीं करना, तो मोदी ने नहीं करना, ठीक है। अच्छा उसके नीचे एजुकेशन, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी, उसके नीचे सारे सिस्टम जो है ना, पुलिस थाना कचहरी, उसके नीचे काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आगे उनका आईपीएस एआईएस में कामयाब होकर आते हैं वो सारे के सारे बेसिकली आरएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वरना वो फिर क्लर्क चपरासी लग जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाते। अच्छा अब एक तंजीम इसके पैरेलल है जो खालिस्तान साधुओं की तंजीम है, और ये बनी उस वक्त जब कुंभ का मेला हुआ, उसमें कोई 800 लोग मर गए भगदड़ मचने से। अच्छा ये पुरानी बात है, कई साल पुरानी। तो इंडिया में एक बने हुए थे अखाड़े। अखाड़ा कहते हैं कि जी आपको पता ही अखाड़ा क्या होता है? तो इंडिया मज़हब तो बेसिकली अखाड़े का ही है ना, कबड्डी का मज़हब है, राम साहब इधर से निकले उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको उठा लिया, वो भाग गया, तो यही हनुमान साहब करते रहे, तो पहाड़ भी के ऊपर भाग गए इधर से। तो मतलब ये है कि वहाँ पे अखाड़ों में उन्होंने डुबकियाँ पहले किसने मारनी है इसका फैसला होना था। अच्छा अब ये अखाड़े जब लड़ते थे तो इससे बदनज़मी होती थी, इससे भी लोग मर जाते थे, कुछ दाएँ बाएँ हो जाते थे। अब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो ABAP अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। अब ये उनकी साधुओं की तंजीम थी, जो ये कुंभ मेला जो इंडिया का सबसे बड़ा मेला है, इसके अलावा बाकी छोटे छोटे काम भी करते थे। अच्छा और ये जो इसके ABVP के चेयरमैन थे नरेंद्र गिरी साहब, तो इनका कोई लड़की का भी चक्कर था। इंडिया में तो भगवान है जो उनके काफ़ी सारे अपना भगवान है, उनका ताल्लुक सेक्स से भी है। अच्छा उनके मज़हब में कुछ इस तरह की आज़ादी भी होगी, तो गिरी साहब की तस्वीरें भी थीं, कुछ फिल्में भी थीं। अब जब आदमी आपस में क्लोज हो जाता ना किसी के, कोई अपने राजदान साधु, तो उसके बहुत से राजदान भी आ जाते हैं, उनको पता होता है कि मेरा जो बॉस है साधु चीफ वो क्या कर रहा है। अच्छा अब साधु को उसने बड़ा ब्लैकमेल किया। इसने कोई बीघा 80 के करीब बीघे ज़मीन खरीदी और इसमें करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया। कहते हैं कि कुछ 40 करोड़ रुपए का। अब वो इसको कहता था, जो इसका शागिर्द था वो कहता था भाई पैसे दे, हिस्सा मांग रहा था। हाँ पैसे दे हिस्सा दो नहीं तो तस्वीरें अच्छा दिखाऊंगा। कई तकरीबात ऐसी हैं जिसमें राइट साइड पर जो हैं वो साधु साहब हैं जिनका आपने जिक्र किया, लेफ्ट साइड पर वो साधु साहब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वो जब बागी हो गया तो बागी ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसने खुदकुशी कर ली कोई हफ्ता 10 दिन पहले, और साथ एक 12 सफाती नोट छोड़ा कि मैं उसकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूँ। नोट में अपनी वजाहत भी कर दी कि उसके पास मेरी शायद कोई जाली तस्वीरें या वीडियोस भी होंगी, तो वो उसको जालसाजी के जरिए ना कुछ करना चाह रहा है। मतलब पेज का इंतजाम कर गया कि अगर मेरी कोई वीडियो किसी लड़की छड़की के साथ आए तो उसको जेन्युइन ना माना जाए, वो तो 2 नंबर होगी, कोरल ड्रॉ में बनी होगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं, उसको पता था कि मेरी हैं, मेरे बिजनेस ये भी है। तो सर इस खुदकशी ये इस लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि उनकी जो खालिस मजहबी तंजीम है, 13 अखाड़े थे इंडिया में, उन 13 का जो एक हेड बना ये 2014 से बना आ रहा था, और 2-3 दफ़ा बिला मुकाबला इलेक्ट भी हो चुका। 2019 में आखिरी बार इलेक्ट हुआ। तो उसने जब खुदकशी की तो ये इंडिया की तारीख में एक बड़ी भयानक खुदकशी थी, जिस पे हमारे मीडिया को कान खोल के आंखें खोल के ऐनक लगे। वहाँ पे मजहबी लोग और मजहब से रिलेटेड जो लोग हैं वो हिल गए हैं, वो तंजीमें हिल गई हैं, और हमारे यहाँ पे खामोशी है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल कोई पता नहीं। जी सर मुझे ये बताएं, इंडिया बास नहीं आता, जस्टिन ट्रूडो फिर जीत गया। वो कहते हैं कि जी ये मिनॉरिटी वोट वाला जो है ये जीत गया है, मेजॉरिटी वोट जिसके को 2% ज़्यादा थे वो पीछे रह गया।
इसमें भी उन्होंने इसको एक कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? अच्छा, ये जो कनाडा के इलेक्शन है ना, ये इंडिया की नज़रों में हमेशा से खटकते रहते हैं, क्योंकि ट्रूडो साहब ने नरेंद्र मोदी को जो कहते हैं ना अपना आंखें दिखाना, तो उन्होंने उसको आंखें दिखा दी, उसके पूरे नहीं उतरे। उसके बाद जब ट्रूडो साहब इंडिया के ट्रिप पे गए तो मोदी साहब ने इंतकाम ले लिया और ये बेचारे वहाँ फिर फरा के चले गए। अब इसका कनाडा में बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव आया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने जब इंडिया में हड़ताल की किसानों ने, तो किसानों के जो कनाडा में किसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और उनका एक वज़ीर भी रहा है कनाडा का, गुरमीत के क्या नाम है, वो भी वज़ीर वहाँ पे रह चुके हैं, अब नई कैबिनेट में भी वो होंगे मेरे ख्याल में। तो उन्होंने 17% वोटों के साथ, कोई 35 के करीब नशस्तें उन्होंने, 25 के करीब नशस्तें उन्होंने जीती हैं इस नए इलेक्शन में। अच्छा, अब 100 इनके वोट हैं अपना जस्टिन ट्रूडो के की पार्टी के वोट हैं तकरीबन 32.2%। अच्छा, इनकी सीटें जो है वो जितनी आपने बताई हैं उतनी है 158। अच्छा, दूसरा जिसकी 34+ वोट्स हैं, 34% प्लस वोट्स हैं, उसकी सीटें 119। अब हमारे यहाँ अगर इस तरह के इलेक्शन होते हैं ना, तो बड़ा ड्रामा होना था, जी इतने वोट हो गए, वो इतनी सीटें कैसे आ गई, इतने वोट हो गए, इतनी सीटें। अब इलेक्शन में तो इसी तरह होता है कि कहीं किसी हल्के में ज़्यादा वोट पड़ गए तो ज़्यादा मार्जिन से जीत गया, कम मार्जिन से जीत गया। तो अब ट्रूडो साहब ने 2 जगह पे, अभी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अभी तो इंडिया ने बड़ी शीरो शक्कर हुए में ऑस्ट्रेलियन प्राइम उसके साथ अपना स्कॉट मॉरिसन के साथ, लेकिन अब इनके साथ जंग भी होगी, क्योंकि जब इंडिया में काश्तकारों ने हड़ताल की तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में चूँकि किसान वो ये बहुत हैं अपना काश्तकार, तो वहाँ पे एक अपराइजिंग हुई हिंदुओं में और सिखों में। हिंदुओं में ये अपराइजिंग हुई कि उन्होंने सिखों के जुलूस पर हमले शुरू कर दिए, और हमले करने के बाद ऐलान ये किया कि ये तो इंडिया के परचम की बेहरमती कर रहे थे, हमने मार दिया। मारने से मतलब थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, ये नहीं कि कोई मर्डर कर दिया। अब कनाडा ने गुज़िश्ता कोई चंद हफ्ते पहले ऐसे ही एक आदमी को 1 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अब इंडिया ने चूँकि नेट पे स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे शुरू में बात शुरू हुई कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा, अमेरिकन एकेडमीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, अब कनाडा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी कनाडा में क्या एक नया जहन हुकूमत में आ रहा है जो इंडियंस को वहाँ पे अंदर देगा, जेलों में डाल देगा। अभी कनाडा में भी ये तारीख आनी है कि वहाँ पे जो हिंदू कर रहे हैं अपने परचम की आड़ में हिंदुत्व का प्रचार, उसको भी जेलें नसीब होंगी अल्लाह के फजल से। तो ये एक ओवरऑल जो चल रहा है सिस्टम, उसमें इंडियंस अपने एग्रेसिवनेस की वजह से खुद अपने आप को अपनी शनाख्त करवा रहे हैं कि हम ये हैं। ठीक है। अच्छा, एक मुझे ये बताएं, हिस्ट्री दोहराती है अपने आप को। हमने कुछ बुरा किया हो तो वो आने वाले वक्त में हो जाता है, बुरा सामने आ जाता है। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने एक रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है वो फ्रांस से लिया। ये बिल्कुल वो टाइम था जब उनकी इलेक्शंस होने वाले थे और गवर्नमेंट टॉपल होने वाली थी। फ्रांस ने उस वक्त वो डील कैंसिल कर दी और दे रिफ्यूज टू सप्लाई अस विद दैट प्लांट एक्चुअली, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरा हुआ। आज एक लंबे अरसे बाद फ्रांस जब वही चीज़ें ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज टू टेक इट फ्राम फ्रांस एक्चुअली, और उसमें और ममालिक जो हैं दे हैव इमर्ज्ड एज अलाइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये क्या सिचुएशन है जो कि पूरी दुनिया में बहुत डिफरेंट तरीके से और बड़ी पावरफुल तरीके से डिस्कस हो रही है, हमारे यहाँ पे फिर खामोशी है इस पर? सर जी, इल्म की कमी। जब हम 2500 रुपये का रिसर्चर रखेंगे तो 2500 रुपये की रिसर्च आपको करके दे देगा, और जब आप $2500 का रिसर्चर रखेंगे तो आपको $2500 की रिसर्च करके देगा। अब हमारे चैनल्स ने 2500 रुपये के रिसर्चर रखे हुए हैं। ये मैं उन चैनल्स की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, फन्ना या फन्नी जो भी हैं। अब सर बात यह है कि हम ये असेस ही नहीं कर पा रहे कि किस खबर के इंटरनेशनल उसके क्या डायमेंशंस हैं। बाज़ खबरें होती बज़ाहिर इतनी सी हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत बड़े अपने अंदर डायमेंशन रखती हैं कि उसके पीछे एक बड़ा खिचड़ी पक रही होती है और आगे भी खिचड़ियों ने पकना होता है कि देगें पक रही होती हैं। अब ये जो आपने जिक्र किया, ये एक्चुअली $90 अरब की डील थी जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान थी, कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को अपना न्यूक्लियर सबमरीन्स देनी थी। हम इसको सब्स कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी सब्स ही लिख रहा है सबमरीन को। तो अब सर ये है कि जब अब बीच में एक मुल्क है, उसका नाम है अमेरिका बहादुर, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, सुपर पावर भी कह लें। अब अमेरिका ने अपनी खिचड़ी अलग से पकानी थी जिसमें फ्रांस का रोल कोई नहीं था। इंटरनेशनल नई जो आगे पॉलिटिक्स आनी है उसमें फ्रांस का रोल कोई नहीं है।
अमेरिका ने एक नई फ़िलासफ़ी डेवलप की जो इसके दौर में आके, जो बाइडन के दौर में ज़्यादा एग्रेसिवली उस पर हुआ और उस पर पेपर्स भी लिखे गए, वो है एशिया पैसिफिक। इन्होंने रिडंडेंट डिक्लेयर करके इंडो पैसिफिक कर दिया। ओके। यानी एक ऐसा पैसिफिक जिसमें मरकज़ी किरदार इंडो मीन्स इंडिया का है। ठीक है। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कहते हो जी जो बाइडन का फ़ोन इमरान खान को क्यों नहीं आया, भाई कभी नहीं आएगा। हम इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे तो हमारा 2,500 का जो बैठा है, जो आके 25 लाख के एंकर को ब्रीफ कर रहा है, वो उसको भी मिसगाइड कर रहा है ना। 2,500 का आदमी जो 25 लाख के एंकर को मिसगाइड कर रहा है। अब सर ये हुआ कि इंडो पैसिफिक को जब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में का हिस्सा बना लिया तो उसमें उसने इंट्रोड्यूस करना था लंदन को, जो इंडो पैसिफिक में नहीं था। इंडो पैसिफिक में थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ये 4-5 मुल्क थे, 5 मुल्क। अब उसको डालना था। उसको डालने के लिए इन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं ऑकस एग्रीमेंट। ठीक है। ए फॉर AU ऑस्ट्रेलिया, ऑकस UK और आगे US वो अमेरिका का हो गया। अब सर ये है कि इन्होंने वो बनाई और ये डील इन्होंने आपस में बंदरबांट कर लिए। माली भी तो पैसा चाहिए जंग लड़ने के लिए, तो इन्होंने वो जो $90 अरब थे वो अमेरिका और बरतानिया ने आपस में बंदरबांट कर ली, बोरिस जॉनसन और जो बाइडन साहब ने। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वो तारीख दोहराई गई जो उनके साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया भी, सॉरी फ्रांस के साथ, फ्रांस अब ये पिट रहा है कि हमसे तो मीटिंग में थे इनके फॉरेन मिनिस्टर, इनके सारे लोग, तो हमें बताया ही नहीं। तो हमसे जब मीटिंग में थे तो हमें बता देते। हमारे साथ भी जो आपने शुरू इसमें सवाल के शुरू में बात की कि भुट्टो साहब के एक पुराना एग्रीमेंट पाकिस्तान का चला आ रहा था जो उन्होंने रीप्रोसेसिंग प्लांट भुट्टो के दौर में दे देना था 77 तक। अब भुट्टो के इलेक्शन हो रहे थे, अमेरिका चाह रहा था भुट्टो हार जाए। उसने कहा कि फ्रांस पे प्रेशर डाला कि आप रीप्रोसेसिंग प्लांट कैंसिल कर दें। भुट्टो ने भी शो डाला, उसकी भी एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी। तो फिर आखिर में ये हुआ कि चलो रीप्रोसेसिंग प्लांट कैंसिल कर देते हैं, ऐलान बाद में कर देंगे, इलेक्शन हो जाए, आप जीत जूत लो तो फिर ऐलान कर देंगे। अच्छा, लेकिन साथ ही फिर फ्रांस ने इस पे मल्टी किस्म के ओपिनियन आए। एक ओपिनियन ये आया कि रिप्रोसेसिंग प्लांट दिया जाए या ना दिया जाए, पाकिस्तान ने इतनी कैपेबिलिटी हासिल कर ली है कि इसके बगैर भी अगर बम बनाना चाहे तो बना सकता है। अब पाकिस्तान का बम तो बड़ा पुरअमन है, आपको भी पता है, इंडिया का बम ठीक नहीं है, हमें भी पता है। अब सर ये है कि जब उन्होंने मुआहदा कैंसिल करके एक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान को ब्लो करना था, जैसे टीम वापस गई है, ये एक्चुअली एक बम है ना, अटैक किया पाकिस्तान पे। तो क्योंकि ऑकस और इंडो पैसिफिक ज्वाइंट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, लंदन ने भी, ये तीनों उसके बड़े मेजर रोल प्ले करने हैं। क्योंकि अब इंडिया जो है उसने सर जंग लड़नी है चाइना के साथ, क्योंकि हम सर्द जंग और गर्म जंग दोनों जंगें लड़ चुके अफगानिस्तान में, रूस के साथ भी, और अब जो हम पे इल्ज़ाम धरते हैं कि शायद हम अमेरिका के साथ दूसरी जंग लड़ने में भी शरीक थे, हालांकि नहीं थे। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अमेरिका एक जंग लड़ के $2.37 ट्रिलियन फूंक चुका है, तो हमारे पास इतना कहाँ है? अब सर ये है कि जब इसमें एंट्री हो गई, इंडिया के मेन जो बिल्कुल उनके नक्शे के जो डिज़ाइन है उसमें इंडिया सेंटर में आ गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड पर हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अलग से भी मुआहदे में, दोनों के बादशाहतें एक ही हैं तकरीबन, तो वो ये दोनों आपस में मिली भगत से ही चलेंगे, चाहे जैसेंडर जो भी है, उसका नाम जैसेंडर जो भी है, वो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली दोनों उसके साथ जाएंगे। तो अब फ्रांस को इसमें यह हज़ीमत उठाना पड़ी है। फ्रांस ने फ़ौरन मूव किया इंडिया की तरफ और दूसरा मूव कर लिया उसने अपना यूरोपीय यूनियन की तरफ। पहले यूरोपीय यूनियन को कह रहा था, आंखें दिखा रहा था यही मैक्रोन साहब कि नहीं, मैं तो जैसे ही पावर में आए हमें इसमें यूरोपीय यूनियन के साथ ज़्यादा असरात ताल्लुकात मिल गए तो हम फ्रेंच को इसकी लैंग्वेज बना देंगे, मतलब सारे यूरोप को सत्यानाश कर देंगे। अब वो कह रहे हैं नहीं जी, हमें ट्रेड डील में जो है ना, हमें यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन ने भी बिजनेस करने हैं। उसने अमेरिका को कह दिया कि जो ट्रेड डील अभी होनी है 4-6 हफ्तों के अंदर अंदर फाइनल हो जाएगी, उस पर यूरोपीय यूनियन ने कल जो है ना वो ब्लैंक चेक अमेरिका को दे दिया है कि हम ट्रेड डील में रुकावट नहीं बनेंगे। और फ्रांस भी झुक गया, उसके भी अखबारात कह रहे हैं कि जो गर्मी थी, गुस्सा था ना मैक्रोन का, वो कम हो गया। अब सर ये है कि फ्रांस ने पहली मरतबा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुलाए, हालांकि नैरसवेस के मसले पर भी इख्तलाफात हुए तो नहीं बुलाए, इससे पहले भी ऐसे होते रहे। तो ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान पे हमारी आवाम दबाव डालती रही कि आप फ्रांस से सफ़ीर वापस बुला लें, हमने नहीं बुलाया, बुज़दिल थे। फ्रांस ने दिलेरी तो दिखाई ना, चाहे एक दफ़ा बाद में झुकना पड़ा या बात मानना पड़ गई, लेकिन एक दफ़ा दिलेरी तो दिखा देना कि अपना रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इससे जो इंटरनेशनल परसेप्शन चेंज होना है ना, वो क्या होना है? UN के अंदर नई होगी,
फ्रांस ने फ़ौरन इंडिया की तरफ किया। नरेंद्र मोदी को आपके इल्म में होगा कि नरेंद्र मोदी अपना प्रोग्राम, अपनी जिसको कहते हैं ना सारा बिजनेस प्लान तरतीब नहीं दे रहा था कि वो जो बाइडन की कॉल का इंतजार कर रहा था, उसको भी कॉल का इंतजार था। सारा फॉरेन ऑफिस लगा हुआ था कि जो बाइडन नरेंद्र मोदी को 1-on-1 मुलाकात का टाइम दे दे, वो नहीं दे रहा था। उधर जैसे ही फ्रांस के सदर मैक्रोन का टेलीफोन गया, मतलब उन्होंने रब्ता किया कि हम बयान दिया कि हम इंडिया के साथ चलने को तैयार हैं, मतलब नई ओरिएंटेशन में उसने इंडिया को शामिल कर लिया। मोदी साहब की तरफ से भी आ गया जी हम फ्रांस के पुराने दोस्त हैं। उसी वक्त अमेरिका से आ गया कि जी जो बाइडन साहब नरेंद्र मोदी के साथ 1-on-1 मुलाकात करेंगे। अब पॉलिसी चेंज हो गई, मोदी फिर उधर चले गए। मोदी ने तो अपना टाइम पास करना है ना। अच्छा, वो उधर चले गए, उधर फ्रांस जो है वो अब फिर तनाव हो गया, फिर वो यूरोपीय यूनियन की तरफ देखना शुरू हो गया। तो इससे जो इंटरनेशनल लॉबियों में चेंज आना है, वो जब तक हम समझ नहीं सकेंगे उस वक्त तक हम लोकल पॉलिटिक्स में बड़े छोटे छोटे इशूज़ पे घूमते रहेंगे कि जी उसको उसका फ़ोन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अमेरिका का फ़ोन पाकिस्तान को कभी नहीं आएगा। ठीक, चाहे यहाँ पे नवाज शरीफ हुक्मरान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे दोनों मिलकर हुकूमत कर लें। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया। ये जंग है परसेप्शन की, और ये जंग है जहाँ पे हमने अपने आप को असर्ट करना है और इस्टेब्लिश करना है। और इंटरनेशनली जब तक हम प्रोएक्टिवली काम नहीं करेंगे अपने इमेज के लिए, और हम अपने जो ख़तरात हैं उनको पहले नहीं भांपेंगे कि कौन हमारे ख़िलाफ़ किस तरीके से हमें इंटरनेशनली लेट डाउन करने के लिए और पोट डाउन करने के लिए बाहर निकला हुआ है, हम इस तरह की बेशुमार चीज़ों का सामना करते रहेंगे। We need to be on the forefront, we need to be aggressive, we need to understand the international threats, और उसको काउंटर करने के लिए प्लीज़ हमारी वो जो लेड डाउन फॉरेन पॉलिसी और लेड बैक जो पॉलिसी है उससे निकलना पड़ेगा। वी नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन द फोरफ्रंट, अग्रेसिव टू हैंडल एंड काउंटर दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स इंटरनेशनली। थैंक यू।